आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका मेज़बान मोनिस सनवर। दोस्तों, इस वक्त लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और लोकसभा इलेक्शन का फर्स्ट फेज़ अब कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब और दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रही हैं, और नेता जो हैं अब अपने बयानों को लेकर और तेज़ होते जा रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो आज इंडिया गठबंधन की रैली थी। इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर बड़े नेता, जितनी भी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज झारखंड में जुटे, और झारखंड में जुटना उनका कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ उनकी आवाज़ को और बुलंद करता है। इधर मोदी सरकार लगातार कांग्रेस और उसके अलायंस, जिसको वो इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडिया अलायंस कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम, साबिक पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपने राजस्थान से उनको जिताया, लेकिन क्या वो राजस्थान में कभी नजर आए? राज्यसभा उनको राजस्थान से भेजा गया, लेकिन कभी तबीयत खराब की वजह से, कभी और मसलों की वजह से वो राजस्थान के कोई काम नहीं कर पाए, और ना ही राजस्थान से नजर आए। एक तरफ से वो पीएम से लेकर किसी भी एक राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लगातार उनकी बयानबाजियाँ तेज़ हो रही हैं। इधर अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद अब हॉट सीट बनती जा रही है। हॉट सीट इस वजह से भी क्योंकि हैदराबाद की अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो उनके खिलाफ जो है एक एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने जो है मस्जिद को देखकर एक तीर का निशान बनाया, और वो जो है कहीं ना कहीं इस मामले को हाईलाइट करना चाह रही थी हिंदू और मुसलमान के लिए। हालांकि उन्होंने इसको अब लेकर अपनी सफाई दी, लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी सफाई से मुतमईन नज़र नहीं आए। लेकिन क्या वो इस हैदराबाद, जहां पर ओवैसी जो हैं वो उम्मीदवार रहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, और लगातार जीतते आ रहे हैं, कितनी टक्कर दे पाएंगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने भी अभी तक हैदराबाद सीट से अपने कैंडिडेट का नाम ऐलान नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुखालिफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोगों का कहना है क्या टाई हो गया है, क्या आपस में कुछ बात हो गई है कि जो है कांग्रेस और ये अपनी वहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतार रही है। हालांकि कांग्रेस ने तेलंगाना से 10 सीटें जीतने का दावा किया है, कहा है कि 10 से 12 सीटें 17 में से वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। इधर बीआरएस भी लगातार अपनी जोर आजमाइश कर रही है, और बीआरएस ने भी कुछ मजबूत कैंडिडेट इस बार दिए हैं। इन सारे मुद्दों पर और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और चर्चा में शामिल होने के लिए बीआरएस के सीनियर लीडर इनायत अली बाकरी साहब हैं। इनायत अली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। शुक्रिया। बीजेपी के सीनियर लीडर फिरासत बाकरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी दिल्ली में हैं, लेकिन बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरासत बाकरी साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे शो में। और जल्द ही उस्मान अल हाजिरी साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले फिरासत बाकरी साहब से एक कमेंट लेना चाहूँगा। फिरासत बाकरी साहब, आज पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो जुटता है झारखंड में, और झारखंड में आज फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया। फारूक अब्दुल्ला ने एक राम को लेकर जो तस्वीर खींची जा रही है ना हिंदुस्तान में, उसको लेकर कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। मैं कोई बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ, मैं चाइना का मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। उन्होंने इस बात का जिक्र किया फारूक अब्दुल्ला ने, और राशन को लेकर भी कहा कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहे हैं तो वो आपके घर से नहीं आ रहा है, वो आपके गोडाउन से नहीं आ रहा है, ये जनता की गाड़ी कमाई का है। इंडिया गठबंधन लगातार आप पर जो है आज वार करता हुआ नजर आया। क्या कहते हैं इस इंडिया गठबंधन की इस बड़ी रैली को? फारूक अब्दुल्ला साहब का जो है जी लॉस ऑफ मेमोरी हो गया है। उनको घर में आराम करना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना है तो पता नहीं है, मगर चूंकि पॉलिटिकल का हवस है, जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या बोलना है, कब क्या बोलना है तो नहीं मालूम। क्या लगता है कि अगर तेलंगाना की मैं बात करूं फिरासत बाकरी साहब, तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में 10 से 12 सीटों का ऐलान दावा कर रहे हैं रेवंत रेड्डी। इधर बीआरएस भी अब एक्टिव नजर आ रही है, और बीआरएस जो है वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है। पिछली बार आपकी 4 सीटें थी, क्या बढ़ेंगी या घटेंगी? तेलंगाना में बीजेपी का टारगेट है 2024 में, चूंकि हमारा जैसा नेशनल नारा है आपके पास 400 पार, तेलंगाना में मोर देन 10 जीतने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, और हम कोशिश करते रहेंगे। बीजेपी का काम ही है इलेक्शन लड़ना, लड़ेंगे और कामयाब होंगे। कितनी सीटें कम से कम उम्मीद कर रहे हैं तेलंगाना से आप? हम मोर देन 10 सीट के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ हमारी कोशिश किसी हद तक कामयाबी हो। ठीक है, इनायत अली बाकरी साहब से सवाल ले लेता हूँ। इनायत साहब,
बीआरएस क्या वाकई उतनी एक्टिव है जितनी केसीआर कभी रहते थे? क्या वाकई अब केसीआर जब से तबीयत खराब से उठे हैं वो उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या वाकई इस सारी चीज़ों के बीच में आप जो सीटों की उम्मीद कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे? हम जिस तरीके से अब बीआरएस साबिका में भी यहाँ पर अच्छे सीटें ली है और ये सेकंड टाइम में भी हमें पूरा यकीन है कि अवाम ये 5 महीने में कांग्रेस की जितने कार्यक्रम जो कांग्रेस ने वायदे किए थे अवाम से उससे वो मुकर चुकी है और ना वो अवाम के सामने पेश नहीं हुई। हद तो ये है कि इलेक्शन का बहाना लेकर जो रमज़ान में होने वाली जो छोटी सी मदद है उसको तक पहुंचाने में और कामयाब नहीं हो सकी है कांग्रेस। इसीलिए मैं समझता हूं अवाम में एक गुस्सा और गमगीन नज़र आते हैं। इसके हिसाब से हमें पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से किसानों को पानी नहीं मिला, लाइट लगातार बंद होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये तमाम को देखकर हमें यकीन है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीआरएस ले सकती है, हमें पूरा यकीन है। फिरासत बाकरी साहब के अगर हम माने तो उन्होंने भी 10 का टारगेट 10+ का टारगेट रखा है। नहीं और वो तो मैं फिरासत साहब की बात तो आप बीजेपी की बात है, आपकी बार 500 पार 400 पार कुछ तो भी बोल देते हो लोग, क्योंकि उनके पास मोदी जी के जो मुंह में आया और बीजेपी के कार्यकर्ता के जो दिल में आया वो बोलने का इख्तियार रखते हैं, मगर रिजल्ट आने पे पता चलेगा कि क्या होगा। मैं ये पहली मर्तबा जो हालात हिंदुस्तान के अंदर हमें दिखाई दिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पे चल पड़ी है, क्योंकि मुसलमानों को एक साथ नज़रअंदाज किया गया। पूरे तेलंगाना के अंदर मुसलमान कोई कैंडिडेट नहीं, कर्नाटक में कोई कैंडिडेट नहीं, राजस्थान में कोई कैंडिडेट। इस तरह से हिंदुस्तान के कई रियासतों में मुसलमान को टिकट नहीं देना इस बात की दलील है कि वो भी आरएसएस के दबाव में या हिंदुओं को हिंदू ब्रादरों को खुश करने की कोशिश में कांग्रेस भी लगातार उनके कदम बा कदम चल रही है। और हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलते हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, मैं इसको गुजरात बनाना चाहता हूँ। तेलंगाना रियासत हर शोबे में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है, आप जानते हैं। उसके बावजूद ये गुजरात किस तरीके से बनाना चाहते हैं? क्या मोदी की जिस तरह से मुसलमानों को मारकर गुजरात बनाया गया था वैसा गुजरात बनाना चाहते हैं, या दूसरे तरीके पे कोई से डेवलपमेंट? गुजरात में ऐसा कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा जमीनी सतह पे, मगर उसको मैं आपका आशीर्वाद है तो मैं इसको दूसरा गुजरात बनाऊंगा बोल के जो हमारे सीएम साहब बोले हैं, ये एक शर्म की बात है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर होने वाले दावा करने वाले, प्राइम मिनिस्टर का दावा करने वाले या कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ लगातार हमारे सीएम साहब प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करने से थकते नहीं हैं, तो पता नहीं है इसका स्टैंड क्या होगा हमें। और कभी नज़र आता है कि जिस तरह कांग्रेस में राहुल गांधी के जितना करीब सीएम साहब नहीं है, उससे ज़्यादा करीब तो उन्होंने मोदी जी के करीब नज़र आ रहे हैं। तो ये आसार ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस टाइम लोग इंतहाई होशियारी से तेलंगाना में काम लें। ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के नक्शे कदम चल पड़ी है, जबकि कांग्रेस इस बार कह रही है कि हमने तो बीड़ा उठाया है लोकतंत्र को बचाने का, हमने तो बीड़ा उठाया है कि आइन को जो है सही हाथों में मिल सके और जो लोगों का हक है वो उन तक पहुंच सके। आप बताइए कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार पेट्रोल 105 रुपए में मुसलमान को भी दिए, 105 रुपए में हिंदू भाई को भी दिए लोग, ठीक है। और हर मामले में स्कीम में कहीं भी मुसलमान को अलग या हिंदू को अलग देखा नहीं गया ना, ये लोकतंत्र के अंदर देखा जा सकता है। हाँ। साथ ही साथ कांग्रेस आकर क्या करेगी, ये कांग्रेस हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, ये एक सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रहा है, एनसीआर करेंगे, एनसीए करेंगे, एनआरसी करेंगे, ये सारे चीज। एनआरसी करने के लिए आप बताइए क्या हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को एक इलाके में रखकर बंद किया जा सकता है क्या? हरगिज नहीं। क्या यह हिंदुस्तान में बीजेपी का दम है कि फिर एक दूसरा पाकिस्तान बनाने का हिम्मत है क्या? नहीं हो सकता है। ये एक नामुमकिन, सिर्फ डराकर मुसलमानों में खौफ और हरासानी पैदा करके कांग्रेस भी अपना फायदा उठा रही है, बीजेपी भी अपना फायदा उठा रही है, सारे लोग। असर ये लड़ाई जो मैं समझता हूं बीसी, एससी, एसटी, राव, रेड्डी, कम्मा, ब्राह्मण और ठाकुर लोगों की लड़ाई है, वो लड़ाई में मुसलमानों को खुजला जा रहा है। हमारा कैंडिडेट ठहरता है
तो हार जाता है। अगर हिंदू से चारों जमातों से 4 हिंदू भाई डरते हैं और हमें कहा जाता है कि कांग्रेस के नाम पे दो या बीआरएस के नाम पे दो या बीजेपी के नाम पे दो, ये हमें डराकर वोट जो वसूल करने की जो पॉलिसी चल रही है इसको बदलना चाहिए। मुसलमानों को जहां पर मुसलमान कैंडिडेट अवेलेबल है वहां 100% वोटिंग करना चाहिए। जहां नहीं है, मैं समझता हूं जहां पर चारों कैंडिडेट हिंदू भाई हैं हमारे, तो वहां पर हमें विश्राम करना चाहिए। मेरा ये हिंदुस्तान में पूरा ही एक मैसेज है ये। ठीक है, हमारे साथ उस्मान अल हाजरी साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हमारे सीनियर लीडर हैं। उस्मान अल हाजरी साहब, आपका इस्तकबाल है। बड़ा आरोप लगा दिया आते ही फिरासत इनायत अली बाकरी साहब ने आते ही, और आप पे ताबड़तोड़ हमले भी कर दिए। तो कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं वो नक्शे कदम पर चल पड़े हैं बीजेपी के। कितनी सच्चाई है इसमें? भाई अब बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी जो अब बीजेपी के जो यहाँ साथी होना चाहिए वो ऑनलाइन हमारे साथ है, उनकी भी बात करेंगे। अभी जिस तरह से बोले कि रमज़ान के जो पैकेजेस नहीं दिए, इलेक्शन कोड लग गया। कैसा ये रूटिंग सिस्टम है, नहीं, इसको रोक नहीं सकते आप ये जो आप बोलेंगे जिस तरह से देखिए, मैंने वो सवाल ही नहीं है, तरीका वो जो देने का है वो तो दे सकती है सरकार। दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, पिछले 9 साल से दी जा रही है, उसी को देना है। नहीं देकर सिर्फ अब इलेक्शन नहीं आया, बिफोर इलेक्शन सब दे सकते थे। जवाब देने दीजिए, उनका पूरा जवाब सुन लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा फिर दोबारा। जब इलेक्शन कोड आ गया, कोई भी चीज कर ही नहीं सकते, सीधा सीधा आप कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता आपके पर। दूसरी बात, जिस तरह से बोल रहे हैं कि एक भी मुसलमान को नहीं दिए, अरे भाई आपका कैंडिडेट सीधा टिकट लिया भीपाल लिया के दारुसलाम में उन्होंने बैठे हुए सदवेसी जाके उन्होंने ठहर के झुक के अदब से मिल रहे हैं। हाँ, दूसरी बात दूसरे नहीं वो भी नहीं, क्या समझ रहे हो, एक मुसलमान के पास ही गया ना, हम तरीके से तो आज भी हम मुसलमानों के सपोर्ट में है ना। हिंदुस्तान में मुसलमानों के किरदार का क्या होगा? बीजेपी हम लोग आप क्या बोल रहे हैं? पार्टियों की अभी आप ये बोले कि कोई भी मुसलमान को नहीं दिए। बेंगलोर में कौन आपको रहमान खान साहब के बेटे जो यहाँ के सेक्रेटरी है, उनको ऑलरेडी वहाँ बेंगलुरु सेंट्रल से लड़ रहे हैं, मुसलमान है, क्यों नहीं दिए? मैं बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4 सीट ना आप लोग 5 सीट से बीजेपी भी 3 दी। आप क्या करे भाई, आप क्या करे? 12% रिजर्वेशन देते बोले, 12% बता दिए। आप बोले अरे आप बोले वक्फ को जुडिशियल पावर देते बोले, आप वक्फ को जुडिशियल पावर देते बोले, आप वक्फ को जुडिशियल पावर, अरे ऑलरेडी होगा, अरे ऑलरेडी होगा नहीं, ऑलरेडी आमिर अली खान साहब का नाम चलेगा। अरे आपको क्या मालूम है? आप लोगों के साथ पार्लियामेंट आपको क्यों नहीं दिया गया? अरे भाई मैं दोनों मैं आप अभी ऐलान ही नहीं हुआ, मैं आप दोनों ऐलान तो नहीं दीजिए आप। अरे कब ऐलान भाई? अरे जब भी ऐलान, नॉमिनेशन पढ़ने के अरे बाद ऐसा ऐलान क्या पैदा जो जाके दारुसलाम में घुटने टेक गया, पैर पड़ ले जाके। अवैसी को हैदराबाद से जीतना चाहिए, जीत रहा है। अरे भाई जीतना कौन चाहिए? आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग कांग्रेस, आप लोग चाह रहे हैं, आप टिकट ऐसे नहीं दिए आप। अरे भाई कैसा नहीं, नक्शे कदम पे क्यों चल रहे हैं? आरएसएस आप आरएसएस को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी कविता को छुड़ाने के वास्ते जाके मिल लिया कविता को। अरे भाई जेल में नहीं होती। अरे वाह, अरे वाह, अरे ये तो पकड़ के राहुल को 2 साल जेल हो गई थी भाई, सुप्रीम बाकरी साहब, उस्मान साहब जीते राहुल, बाकरी साहब, उस्मान साहब एक रुकने उस्मान साहब जी जनाब, बात किससे जो बात हो रही है वो सब्जेक्ट पे बात करें तो मैं सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट पे वापस आते हैं उस्मान साहब। अरे भाई आप क्या करें, आप क्या करें? पूरे अफाक को तबाह कर दिया आप लोग, मस्जिद तोड़ने वाले, आप लोग खबर बुलाने वाले, आप लोग हिसाब कराने वाले, अरे चलिए ये दूसरे बीजेपी आपके दौर में हालेर इनकाउंटर आपके दौर में, हालेर इनकाउंटर का क्या करें आप? मैं आप दो एक मिनट, मैं चूंकि बाकरी साहब, उस्मान साहब, बाकरी साहब बड़े माजरत के साथ, क्योंकि बाकरी साहब आज आपकी बात करो आप, ये परसों की सादात हुआ, 2 मिनट मुसलमान अंदर है, 2 मिनट तो रुकिए जनाब, एक मिनट बताइए। अरे कहा पूरे शहर के अंदर 15 लोगों में 6 आदमी अरेस्ट हुए,
छह आदमी अरेस्ट हुए, आप जाके वहाँ गए तो मालूम होता। आप 6 आदमी अरेस्ट हुए, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी हाँ। पूरे 9 साल में हमारे पास नहीं बता सकते। अरे 9 साल में एनकाउंटर कर दिए। हमारे सीएम के असेंबली के अंदर फिसाद हुआ, 2 आदमी 9 मर साल में गए। एक खाना मस्जिद आज भी आपके सामने है। अरे भाई एक खाना मस्जिद आप क्यों नहीं करे? आज आप क्यों नहीं आशुर खान बनाए? 5 महीने हो गए ना, आप लोग बनाइए। अब कर रहे हैं वही काम कहाँ कर बन रहा है बताइए? एक जगह काम शुरू हो गया, उसके लिए एक कब्रिस्तान का हुआ क्या? अरे तुम्हारा एक आप जगह बोले मस्जिद- ये ये मेरा टॉपिक नहीं था बाकरी साहब। जब भी इलेक्शन इनायत बाकरी साहब, नहीं सुने उस्मान साहब, असद भाई से कोई नहीं लड़ सकता। उस्मान साहब, उस्मान साहब, असद भाई से ले लड़ सकते हैं, असद भाई से मैं भी लड़ के हार ये गया। चुनावी जुमला है, जैसा उन्होंने बता चुनावी दिया कि जुमला मैं है ये नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। अरे और ये बोल बराबर दिया लड़ते आप- लड़ेंगे। आपका लास्ट टाइम का पार्लियामेंट लड़ रहे में हैं। कैंडिडेट मैं फिरासत बाकरी साहब के रुख करूंगा, क्योंकि डिबेट जो है वो मैं कहीं और लेके जाना चाह रहा था। आज जो इलेक्शन का जो हमने टॉपिक रखा था, मैं आऊंगा, अगर तेलंगाना के इन्हीं मुद्दों पर बात करनी है तो हम जरूर करेंगे बैठ के इसमें, लेकिन दूसरा टॉपिक है। फिरासत बाकरी साहब, जो आपकी माधवी लता जी हैं, यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं हैदराबाद सीट से, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। रामनवमी में जो उनका एक इशारा था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा का मुद्दा बन गया। क्या वाकई जो है वो बीजेपी इसी तरह की पॉलिटिक्स करके जीतना चाहती है? आपको मालूम होना चाहिए मोनिस अनवर साहब जी, इससे पहले में भी पंडित संजय ऐसी खबर का स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे कंसर्न बीजेपी के लोग हैं, सेंट्रल बीजेपी के, वहां तक पहुंचाया था। उनको बोला था कि हैदराबाद के बारे में पंडित संजय को पता नहीं है, यहाँ पे जिस कदम के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। अब रही सवाल माधवी लता का, माधवी लता ने बोला कि मेरा इंटेंशन वो था ही नहीं, और उसके लिए उसने अपनी तरफ से अपोलॉजी की है, माफी चाहा है तमाम बरादरान इस्लाम से कि मेरा इंटेंशन मस्जिद तरफ नहीं था बोल। हाँ। अब उसके आगे अगर कुछ लोग पॉलिटाइज करना चाह रहे हैं तो वो मर्जी है। मतलब आपको लग रहा है कि वो मामला जो है वो वाकई पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं था? रामनवमी का जुलूस निकल रहा है तो जी, उसने जुलूस में गया, उसने वो जो भी एक्शन किया, उसका एक्शन जो एंड तो मोबाइल फोन घुमाया उसको, वो लोग उसका कहना यह है कि मस्जिद तरफ मेरा इंटेंशन नहीं था जी। और उसने उसके लिए अपने होल हार्टेडली माफी चाहिए है पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से, अगर वो किसी को तकलीफ हुई है उससे तो। उस्मान अल हाजिरी साहब, फिरासत भाई, इंडिया टीवी पे जी रजत शर्मा के साथ मैं किसी का पर्सन, आप भी जानते मेरे को जमाने से, आपसे भी अच्छे ताल्लुकात है, पॉलिटिकल हर एक के साथ इख्तिलाफात रहते, ये बात रहे। उन्होंने क्या बोले, ओल्ड सिटी के मुसलमानों को ओल्ड सिटी से निकाल देना चाहिए, ये उनका रिकॉर्डेड बयान है। ये किस तरह से मुसलमान 10-10 12-12 बच्चे पैदा करे, तुम्हारे क्या ताल्लुक है भाई? तुमको वोट, मुसलमानों का वोट भी चाहिए बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही है मुसलमानों का वोट। कैसा मुसलमान आप, यानी ओल्ड सिटी से मुसलमानों के खिलाफ खुला बयान दे रहे हैं, मुसलमानों को ओल्ड सिटी से निकाल देना चाहिए, ये कैसे बातें हो रही है भाई? ये क्या बात है? और वो जो तीर का जो निशान उन्होंने बोल रहे हैं, पूरी पब्लिक जानती है, गैर मुस्लिम भाई बोल रहे हैं कि भाई ये खुला सिद्धियम्बर मस्जिद की तरफ तीर का निशाना। अरे उनको आता तीर चलाना, न तलवार उठेगी ना खंजर तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये ओल्ड सिटी है भाई, आप भी ओल्ड सिटी में रहते फिरासत भाई, ओल्ड सिटी की तौहीन है ये। उनको ये मुसलमानों के ताल्लुक से भी जो बयान दिए वो भी माफी चाहना चाहिए। और ये खुला पूरी पब्लिक बोल रही, हिंदू मुस्लिम, खाली मुसलमान नहीं फिरासत भाई, गैर मुस्लिम भाइयां भी बोल रहे हैं कि उसका निशाना पूरा हुआ। अब उन्हें, यानी अब बोखलाहट में आके माफी चाह रहे हैं उन्होंने, ये बात आप भी तस्लीम करना चाहिए। जो रजत शर्मा के साथ जो बोले, आप सुनिए दोबारा किस तरह से ओल्ड सिटी के मुसलमानों के ताल्लुक से बोले, कैसा कैंडिडेट दे रहे हैं आप? वो सुना हुआ हूं मैं। इसके लिए हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब ने उनसे बात करके बोले कि किसी किस्म के ऐसे बयान आप नहीं देना चाहिए बोल के। वो एक उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, वो ये पार्टी का व्यू नहीं है। ठीक है। इनायत अली बाकरी साहब, क्या वाकई केसीआर जब से सीएम के ओहदे से हटे हैं वो वाकई उतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं? एक बार वो शुरुआत में किसानों के यहाँ पर खेतों पे जाते हैं, उसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा अभी तक पॉलिटिकल रैलियाँ उनको कुछ नहीं दिख रही हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या इस तरह से आप 10 का आंकड़ा पार करेंगे यहाँ पर? नहीं, हम जिस तरीके से पॉलिसीज़ के अंदर पूरा 1 महीना अभी कैंपेनिंग का बाकी है, और हर जगह पे करीमनगर, आदिलाबाद, वरंगल के तमाम
दौरे केसीआर साहब के मुकम्मल हो चुके हैं, पब्लिक मीटिंग्स ले रहे हैं वो, और केटीआर हरीश राव साहब हमारे जो स्टार कैंपेनर्स है वो भी काम कर रहे हैं, और हम भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम बराबर आवाम से जुड़े हुए हैं, और आवाम में अच्छा रिस्पांस है हमारे लिए, और आवाम समझ रही है, और आवाम को जो मुश्किलात हुए हैं 5 महीने के ये कांग्रेस के इक़्तिदार में, उससे आवाम को वाकिफ़ करा रहे हैं, और उसके लिए हमें पूरा यकीन है कि हम लोग बराबर तेलंगाना में हमारे जो मेयारी तरीके का जो सीट्स है वो लेंगे, और हमारे कैंडिडेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कैंडिडेट्स है। मगर मैं हर सियासी जमात, मैं इंक्लूडिंग बीआरएस, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग बीजेपी को भी ये पूछना चाहता हूँ, आपको मुसलमान कैंडिडेट्स क्यों नज़र नहीं आते? हम वोट देने वाले रह गए, और हमारा अगर मुसलमान ठहरता है तो आप वोट हिंदू भाई हमको देता नहीं, तो हम राव, रेड्डी, कम्मा, ब्राह्मण, एसटी, एससी, बीसी भाई लड़ने के जब आते हैं तो हम क्या वोट देने के लिए रह गए उनके लिए? हम ये पूछना चाहते हैं। मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि दोयम दर्जे का शहरी बना दिया है। ऑलरेडी हमें बना दिया गया। हाँ। चाहे वो मेरी पार्टी भी, मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, हमें मुसलमान जज्बाती होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ हमारा अपना एक इक़्तिदारी सिस्टम बनना चाहिए हमारे को। हमें सिर्फ करियाबाद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी तौर के ऊपर, वो हर सियासी जमात, हर इलाकाई जमात हमें इग्नोर किया जा रहा है। हमें देखो, आप निजामबाद से शब्बीर अली ठहरते हैं, वहां पर हिंदू भाई वोट नहीं देते उनको, तो ये, और हम पूरे मुसलमान ईमानदारी से किसी राव को, किशोर को या गौड़ को हम वोट देते हैं, और जीतने के बाद बीजेपी से दुश्मनी होती है हमारी। जिताए हम एक हिंदू भाई कोई, मगर दुश्मनी हमारी बीजेपी से। जिताए हम एक बीआरएस के कैंडिडेट को, दुश्मनी हमारी कांग्रेस से, बीजेपी से। ये जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, इस पे गौर करना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को इस बारे में डिसाइड करना चाहिए, क्या हम सिर्फ इसलिए रह गए क्या कि हमें वोट नहीं देंगे, हम वोट देते चले जाएंगे इन्हें? उस्मान हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? वाकई क्या अभी यही मुद्दे रह गए हैं दोयम दर्जा शहरी बनाने की? क्योंकि अगर आपकी पार्टी पर भी यही इल्ज़ाम है, मैं सिर्फ बीजेपी को इसके लिए खाली अकेला जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा मुसलमानों को टिकट्स नहीं दिए हैं, और अभी तक हैदराबाद सीट तक आप लोगों से डिसाइड नहीं हुई। क्या चल रहा है असल में? कांग्रेस चाह क्या रही है इस बार? इसका इसी तरीके से आपकी तरफ से भी 10+ के दावे किए जा रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 सीट जो हैं 17 में से इस बार कांग्रेस तेलंगाना से जीतेगी। तो अगर मिशन साउथ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे? जिस तरह से भाई ये बात हुई दौरान गुफ्तगू के एनआरसी सीए का जो उठाया मसला उठाया गया, आप सबको मालूम है कि अगर कोई जमात इस सिलसिले में इंडिया अलायंस जो काम कर रहा, यहाँ तक कि ये तक बोल दिया गया खरगे साहब की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, सब लोग और गैर मुस्लिम जितना इस मसले को लेकर उठे हुए हैं कि एनआरसी सीए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि दलित बिछड़े हुए को भी है, उसमें जैन भी आते हैं, क्रिश्चियन भाइयों के वास्ते भी है। ये मसले में हम बहुत ही, ये इलेक्शन अगर हम यहाँ चौंक जाएंगे तो फिर ये हमारा आखिरी इलेक्शन साबित हो सकता है। मैं उस्मान हाजी साहब को एक चीज़ बताना जरूरी समझता हूँ मेरे भाई, हम हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान, अगर क्रिश्चियंस और दूसरे भाइयों को, माइनॉरिटीज को मिला लिया जाए, हम अगर पूरे माइनॉरिटीज को, तो हम 30 करोड़ लोगों को, चाहे ये हिंदुस्तान के एक कोने में बंद करना किसी की मानी जनी भाई पूरे ले करते हो, ये चीज सिर्फ डराकर हमें वोट लिया जा रहा। हम अपनी दिशा तय करना पड़ेगा, मुसलमानों को अपनी दिशा तय करना पड़ेगा। ये डर के आलम में कब तक, जो कौम अल्लाह से डरती है, जो कौम अल्लाह से डरती है, वो कब से एनआरसी से और बीजेपी से डरने लग गई, कब से आरएसएस से डरने लग गई? मैं बोल रहा हूँ कि हमारी दिशा कब तय होगी? डेंजर है, सबको मालूम है किस तरह से फिरासत भाई एक मिनट, एनआरसी नहीं आ सकती बोल के आप जिस तरह से बोल रहे हैं, पूरा तैयारियां हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हो सकती, राम मंदिर नहीं बन सकती, मोदी यहाँ आ नहीं सकते, अमित शाह यहाँ आ नहीं सकते, आके बता दिए। जिस तरह से खामोश बैठ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिए, उसी सुप्रीम कोर्ट के हम जो ऑर्डर है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं बोल के जब एक्सेप्ट कर लिए मुसलमान, मैं यही बोल रहा हूं कि हम कब तक मुसलमान अपनी दिशा तय नहीं करेगा, हम सियासी लोगों के गुलाम कब तक रहेंगे? आप कांग्रेस के, मैं बीआरएस का, उन्होंने बीजेपी के, तक भाई मुसलमानों तो का आप नुमाइंदा हूं। हैदराबाद में साबिक़ जो एमपी लड़े हैं, फिरोज साहब जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का इंस्ट्रक्शन है
कि वो MIM का सपोर्ट करो, तो बात हो गई क्लियर। नहीं, उन्होंने ऐलान किया पूरे ऑल इंडिया नेशनल चैनलों पे चला। के बात मैं ये बताया, सबको आप मालूम अपनी है, तो घड़ी में एक बात बोल देते बेचारे, घड़ी में एक बात, घड़ी में एक सबको बात, आप मालूम है। पार्टी सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन वो सस्पेंड लेकिन करना नहीं करना पार्टी के ऊपर उस्मान है, अलाजरी लेकिन जो साहब, मसला है, भाई जो चीज है, अभी आप एक उस्मान अलाजरी साहब, खातून मैं- कैंडिडेट उन्हें बोले तो मैं आप तो- गुस्से में आ रही, नहीं, और मैं बोल अपनी रहा पार्टी के लोग हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो इस तरीके गलत की है वो बात गलत है, बोलना चाहिए वो था। गलत है, उस्मान- गलत है, बोले बराबर बोले उस्मान अलाजरी साहब, जी भाई। सवाल यह है कि इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि वो कांग्रेस लीडर हैं, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने उनको नामपल्ली सीट से लड़ाया है। पहले और पार्लियामेंट जीते हुए हो, बिल्कुल। वो जीते हुए हैं, नामपल्ली से जीते हुए हो, बिल्कुल। ये सिर्फ बोगसिंग की वजह से उन्होंने हारे, उन्होंने ये जिस तरह से बोगसिंग, अब 5 लाख क्योंकि अब विधानसभा कैंडिडेट पूरे जीते हुए फिर जी भाई, बिल्कुल जितने बिल्कुल, कांग्रेस याकुतपुरा जीता हुआ है, याकुतपुरा जीते हुए है, बिल्कुल जीते हुए याकुतपुरा। आप भी तस्लीम करेंगे फिरासत भाई, किस तरह से धांधली, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग हुई, सबको मालूम है। मिलने के आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है जी, क्या लाए अलमताई कर रही है आने वाले इलेक्शन के लिए, पता क्यों ना बिल्कुल। पुराने शहर में इलेक्शन होगा, फोकस वोट आप कटवाए हैं। कल देखिए ना, कटाए ना, ये फिरोज खान की जो मेहनत है, फिरोज खान की ये जो तो नहीं मेहनत है, कटा। अरे भाई, 5 लाख, आज का अखबार देख लीजिए आप, आज का अखबार देख लीजिए, 5,41,000 वोट तकरीबन कट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भाई तो ये नुमाइंदगी कौन करे? फिरोज खान करा। फिरोज खान ये नुमाइंदगी करके पूरा डाटा तैयार करके, ये फिरोज खान की मेहनत है, जो देखिए उसको आप भी तस्लीम करना पड़ता। वो हैदराबाद में अगर कोई काम करे इस सिलसिले में, फिरोज खान बहुत ज्यादा करे, हम भी थोड़ा सा करे, लेकिन करे हैं। और ये इलेक्शन कल जो मुसलमान अभी तक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं दिए, कल देख लीजिए किसको देने वाली है कांग्रेस। देखिए हर जो चीज लगी हुई जी, कांग्रेस और जैसा पहले टीआरएस माहू मानते थे, अब ये चीचा भतीजा हो गए। वो तो सबको मालूम है, वो चिच्चा मामू भांजे का नहीं भाई। देखिए ये सिक्के राइजुल वक्त है, सिक्के राइजुल वक्त है। कल आप आ जाएंगे तो आपके साथ आ जाएंगे वो, कल आप आ जाएंगे तो आप लोगों के साथ भी आ जाएंगे वो, फिर एक नया रिश्ता बन जाएगा। उत्तम कुमार ने जूते खा के भी कर ले, असद भाई बोल के क्या कर दिया साहब। नहीं, उत्तम कुमार रेड्डी असद भाई बोल के नहीं बोले, आप जरा गलतफहमी में हैं। आप रेवंत रेड्डी साहब बोले देखिए नहीं रेवंत रेड्डी साहब तो इतना तक बोले इनको कोई नहीं हरा सकता, मैं कोशिश करके देख लिया। नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे। मेट्रो के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने बाकायदा बयान दिया जी, बिल्कुल बयान दिया। इन्हों आ नहीं सकते बोले थे, इन्हों कोई इंप्लीमेंट नहीं कर सकते बोले थे ओल्ड सिटी में। मेट्रो को लाने वाले कांग्रेस गवर्नमेंट है, मेट्रो को लाने वाले कांग्रेस गवर्नमेंट है। पत्थर रखने से मेट्रो डी आ गई भाई, पत्थर रखने से मेट्रो डी आ गई। नहीं काम शुरू, अभी इलेक्शन कोड लगा हुआ है। अगर पत्थर रखने से अगर मेट्रो आ जाती है ऑलरेडी तो मैं समझता हूँ ठीक है, देख लेंगे। बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल देखिए आज, और इलेक्शन के बाद आप खुद देख लीजिए मेट्रो का भी। आप जो है कांग्रेस भवन में आते मेट्रो लाइन मत बोलिए। क्यों भाई? मेट्रो लाइन का, मेट्रो ट्रेन जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूँ, फाउंडेड मेंबर हूँ उसमें। सरकार आप कांग्रेस भवन में आने का संप्रदाय क्यों बोलना चाह रहे हो? तो लाए ना भाई, लाए ना। जब तक आप मुकामी जमात के साथ टीआरएस मिली हुई थी, हमेशा लाए। मेट्रो के प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग टीम को लाके हमेशा इलेक्शन से पहले वहां पे पैमाइश कराए, मार्किंग कराए। ये भी वही हुआ। नहीं, आपकी गलतफहमी है। आप देखिए, नहीं, आप इलेक्शन के बाद देखिए फिरासत भाई, अपन फिर बैठेंगे, फिरासत बाकरी साहब और उस्मान अलाजरी साहब से मैं कहना चाहूंगा, ये तो देखिए मैं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों का इफ्तिताह कोई और नेता करता है, बाद में उसका जो है फीता कोई और काट देता है और फिर सब क्रेडिट ले जाते हैं। यूपी में मेट्रो अखिलेश यादव की देन है, कानपुर लखनऊ और इसमें, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने और पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया, वहाँ शुरुआत की गई, क्रेडिट को लेकर लगातार होड़ है। ऐसे तेलंगाना में बीआरएस के ज़माने में अगर ये आई है तो अब कांग्रेस उसको आगे बढ़ा रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। गलतफहमी है। फर्स्ट फेज कांग्रेस ही मंजूर करी थी, कांग्रेस के दौर में शुरुआत हुई इसकी। मंजूर जो हुआ, प्रोजेक्ट मंजूर हुआ कांग्रेस, उसी के फौज के फौरी बाद कांग्रेस हुकूमत चले गई, हुकूमत चले गई। 10 साल हो गए आप लोग। नहीं, अरे भाई कई बार मेरे अभी वीडियो यहाँ निकाल के बताता हूँ कितनी मरतबा कांग्रेस चार मीनार के पास, हम आपके एतबार चौक के पास, जगह जगह हम धरने दिए,
मेट्रो के वास्ते अरेस्टिंग दिए हम लोग। फिरासत भाई आप करीबी रहते वहां पे, आपके पूरे शेरू भाई आपके साथियां वहां पर, लेकिन दारुशफा के वो लोग भी हमारे साथ काम करे, मूसा भाई सब लोग काम करे। इनायत बागरी साहब, लेकिन ये मुद्दे क्यों नहीं रहते इलेक्शन में? इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद तो उन पे बहुत सारी बात होती है। हम लोग इंतहाई फिरासा साहब हम लोग इस बारे में मैं रिक्वेस्ट क्या है कि हम बार बार हमारी सियासी जमातों को लेके हम लोग इंतहाई, यकीन मानो आप, हर मुसलमान अपनी जमात के साथ इंतहाई वफादारी से रहने की कोशिश करता है और वफादार रहता है उस जमात का। उसके कई कारनामों को पीछे डाल लेते हैं, चाहे वो लेकिन उसके अंदर जो हक बात है वो बोलने के लिए हमेशा सीना बसपर रहना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कहता हूं कि भाई कौन सी जमात क्या करी। जब डेवलपमेंट की बात आई तो आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तेलंगाना में केसीआर के आने के बाद 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिली, पानी की सरबराही बराबर हुई और तेलंगाना के अंदर डेवलपमेंट का जो रोड सिस्टम बना बहुत अच्छा बना। ये सारी चीजें आज उसके बाद, जब लेकिन अगर ऐसा भी इतने सारे मुद्दे थे तो वोटर टर्नआउट क्यों नहीं कर पाए? नहीं, मैं बताऊं 10 साल के अंदर सिर्फ ये बताया गया, एक जो गारंटी कार्ड के नाम पे कांग्रेस जो गारंटी कार्ड दी थी, जैसा मोदी जी के 15 लाख रुपए खाते में आएंगे जो बात थी, उसी तरह ये लोग भी अपना एक गारंटी कार्ड के नाम से एक स्कीम निकाले थे। मुसलमानों के लिए 420 स्कीमें निकाले गए थे, पूरे के पूरे मेरे पास मौजूद है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बाकायदा किया गया था, 420 तो खुले तरीके से मालूम था कि 420 ही करना है, तो 420 मुद्दों पे लिखे थे और वो मुद्दों में से मैं समझता हूं 4 काम नहीं हुए अभी तक 5 महीने में। और हमारा एक रोड चलने वाले उस्मान अल हाजरी साहब को भी कल मंत्री बनाया जा सकता। संविधान में इतना हक है कि 1 साल तक बिना किसी एमएलसी के, बिना किसी उसके एक शख्स को मिनिस्टर दी जा सकती, मगर नहीं दिया गया। ये तासुब है बोलता हूं। आमिर अली खान साहब को दे दिया जा चुका है, कोदंडाराम साहब के भाई आप मंत्रालय तो बना दे दो, देखिए भाई 6 महीने को आएंगे। अरे भाई एक रोड चलने वाले आदमी, अरे भाई मंत्रालय का नहीं, 1 मिनट में गए तो सुबह में गए तो शाम में मंत्री रहता गवर्नर का नहीं, सुबह में जाके अलगनामा दिलाए तो शाम। आप मंत्री नहीं देना चाहे बोल के नहीं दिए वांटेडली। आप मुसलमानों की देखभाली के बारे में आप सिंसियर नहीं है, इसीलिए अब जब हम अब बात है, ये अलग बात है कि वो मुसलमान आके करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, मगर नुमाइंदगी हमारी होना चाहिए। आमिर अली खान साहब वजीर भी बनेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अल्लाह करे कि बन जाए, मगर कब क्या 5 साल खत्म होने के बाद भाई कोर्ट जान दो, आ जान दो। 6 महीने मैं क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट से पहले ये काम किया जा सकता था। एक दिन में सुबह में उठे तो शाम तक मंत्री होता था, नहीं दिए क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में नहीं दी, इसीलिए स्टेट में इन्हों भी नहीं देना चाह रही, क्योंकि इन्हों नक्शे कदम इन्हों बता रहे आप मेरे बड़े भाई है, मैं आपके नक्शे कदम पे चलना चाह रहा हूं, ये बता रहे हैं आपके रेवंत रेड्डी साहब बार बार पीएम के सामने बोल रहे हैं आप मेरे बड़े भाई है, मेरे को गुजरात बनाने का मौका दो बोल रहे उन्होंने। सारे लोग मुंसिफ टीवी डायरेक्ट बताया है टेलीकास्ट को, ये बोले या नहीं बोले? तो मैं बता रहा हूं, आप राहुल गांधी बड़े भाई है या मोदी जी बड़े भाई है, पहले डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, ये बता दें उस्मान साहब, पार्टी लाइन जो है पार्टी के तहत ही है। रेवंत रेड्डी साहब हमारे चीफ मिनिस्टर, और उनके जो नजरिए के मुताबिक उन्होंने बोले वो आपके केसीआर साहब तेलंगाना इकोनॉमिकल नंबर 1 है इंडिया में, इकोनॉमिकल तरीके पे नंबर 1 है, सबसे ज्यादा मखरूज होगा, सबसे ज्यादा मखरूज हो गया हर स्टेट है। अरे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मखरूज है आज की डेट में। आप ये 10 साल में जितना मखरूज कर्ज हासिल करे कोई दूसरी जगह नहीं हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 क्राफ्ट हासिल करने में नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी सर्टिफिकेट दी क्राफ्ट हासिल करने में, पानी के डैम बनाने में, अरे पानी का कालेश्वरम के सामने 24 घंटे 1,30,000 करोड़ 5 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बंद होना चालू हो गई। लेकिन बनने से पहले उसके बैरेजेस में दरारें आ गई। अरे भाई अरे बड़े जगह नागार्जुना सागर में भी आए थे वो, कोई बड़ी बात नहीं है वो। मगर आप जो बात है, आप इंक्वायरी करा लिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके इंक्वायरी कर ली, कमीशन बैठा, कुछ हुआ नहीं। मगर मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो शुरुआत हुई है। अरे भाई आपकी शुरुआत, आप 5 महीने में आप किसानों को पानी नहीं दिए, हम 9 साल किसानों को पानी दिए, किसानों के खेत सूख गए, और आप लोग रेतू का पैसा नहीं दिए, और किसानों का 2 लाख माफ करने की बात हुई थी, आज तक माफ नहीं हुए।
ये सारे आप बोले इलेक्शन आ गए, लेकिन इलेक्शन खजाना खाली करके चले गए। अरे हम आप अजीब पूरा है क्या, खजाना खाली लूट करके लेके घर में डाल लेके चले अरे गए। वही हुआ, अरे कोई बात हुई, पूरा वही हुआ। अरे आप नहीं कर सकते पूरा तो ये क्यों भाई, नहीं भाई, जब कैसा ये आप लड़े, तो दूर हट जाते। लेके देख रहा था करेंगे। केसीआर और 5 साल अब करते नहीं आप करते, देख दीजिए, अब कुछ नहीं हुआ। और ऐसा 5 नहीं साल है, रहता तो पुराने पूरा लोगों का तेलंगाना माजरा, खत्म नाचना होता। नहीं आया आंगन पूरा- तोड़ा, गाना नहीं आया तो हमसाया बुरा। ये ऐसा है, बड़ी बड़ी बातें बोल देना अलग है, काम करना अलग है। बड़ी बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन भाई आज तेलंगाना के आपके सामने पूरी तेलंगाना की आवाज पूछ रही है। अरे वजीफा नहीं आ रहा भाई, बूढ़े लोगों को वजीफा नहीं आ रहा, मुसलमानों को अपाहिज लोगों को वजीफा नहीं आ रहा। आपकी मौजूदगी में हम कितने बार अरेस्टिंग दिए इस अरे भाई आप तो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए आप कि खाली- हमको रिजर्वेशन मिलेगा, इसीलिए हमको कोई पैसे के लिए आपको मालूम है महमूद भाई कई मरतबा मेरे घर को आए, चलो भाई बीआरएस में मिले, मैं बोला उनको भाई वक्फ को जुडिशियल पावर देते बोल रहे हैं, खाली आप देने का ऐलान करो, देने का ऐलान नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हमारी पार्टी को कोई दूध की धुली नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ उस्मान साहब, मैं हमारी पार्टी को कोई दूध के धुले हुए पूरे अच्छे काम कर दिए नहीं जो बोल रहा। गलत है वो हर गलत है, सियासी- कांग्रेस में भी मैं जो बता गलती रहा है वो हूँ, गलती आप है। बोलो वो, बिल्कुल बोलते, आप बोलो बिल्कुल ब्रिज गलत क्यों है। नहीं दिया, बिल्कुल अरे गलती बोल हुई, रहा हूं, ये बोलो मैं आप, बोल रहा हूं, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं पहले already- कैबिनेट में मैं खुद एक चलने गया वाले भाई। आदमी को बिठाना चाहिए था, नहीं मैं- बिठाया। अरे मैं खुद आप गया। आमिर अली अरे खान को ही बिठाए थे, आपकी 6 महीने का में 1 साल के बाद देते आप। आपका पार्टी का आप दासूजी श्रवण संविधान राजा में के ये हक है, साथ हक है, बिल्कुल है। 1 साल तक आप किसी को रख सकते हैं, नहीं रखे आप। दासूजी श्रवण हाईकोर्ट को चले गए। अरे उससे आपकी क्या पार्टी लेना के- देना अरे भाई, उन्होंने स्टे आप ले मैं लिए। क्या बोल रहा हूँ, आप उन्होंने बन स्टे ले सकते लिए। भाई कल अरे मंत्री, भाई उन्होंने स्टे ले लिए। कल मंत्री आप अरे बन मैं सकते बोल रहा हूं, हैं। उन्होंने स्टे ले लिए। अरे स्टे उनके के बाद स्टे से कैसा- क्या लेना अरे देना, कैसा भाई? मंत्रालय को इसको अरे लेना देना नहीं हाईकोर्ट है। को कंटेम्प्ट करेंगे। अरे भाई आप सामने साहब आप बींग आप बताइए, एक आम शहरी, क्या संविधान में इस बात का पूरा हक है कि 1 साल तक कोई रोड चलने वाले आदमी को मंत्री बना सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल। आप नहीं बना, आप नहीं एमएलसी लेकिन नहीं दिए, उस्मान साहब, ये बहाने हैं भाई। उस्मान साहब, आप वो जानते हुए भी आप अरे छुपा रहे हैं। प्रपोजल क्या, उस्मान एमएलसी का रेड्डी प्रपोजल नहीं, क्या नहीं, भाई, चलेगा। मंत्री तो आधी रात को अरे दे सकते हैं। उनको बना के मंत्री बनाने चाहिए। अरे आधे आप Already वो बनाइए, decide अब जिस हो तरह गया। हम रंगारेड्डी के एक आदमी को जो आप कांग्रेस में हैं, हम उनको बुला के एक ही दिन में सीएम मिनिस्टर दिए भाई, अब दे सकते, मगर आप नहीं देना चाहे। आपका रेवंत कोई- रेड्डी साहब की नीयत आपका- मुसलमानों के आपका ताल्लुक कोई से मैंने- ठीक नहीं आप है, बोल रहे हैं साहब। ये बात बताइए। उस्मान बिल्कुल गलत है। साहब, उस्मान साहब, बिल्कुल उस्मान गलत, जी साहब, भाई। देखिए ये लोकसभा चुनाव है, यहाँ जी पे हाँ। अभी लोकल मुद्दे तो जितना रहते हैं उतना रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दे बहुत सारे चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को चुनने का ये चुनाव है। क्या वाकई ये जो 6 गारंटियां आपने दी थी, आप उसमें कितने कामयाब हो पाए? ये जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड तो पेश करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल हो रहा है, सामने सब सामने है, ये चीजें आ रही हैं कहाँ आ आपको। अरे भाई भाई बताइए ना, कहाँ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बस जानना फ्री चाह रहा करें हूँ, आपको? मैं भी जानना चाह रहा हूँ जी, बस बताएं। फ्री करे आपको। हाँ बस फ्री बस पहले फ्री ठीक है, महिलाओं को बस फ्री किया गया, ये पहला वादा आपका पूरा हुआ, ठीक है। एक चीज 500 रुपए गैस सिलेंडर का, कहाँ है? 200 यूनिट बिजली फ्री, कहाँ है? जिसको व्हाइट कार्ड है बराबर है। आप बोले थे, जिसको व्हाइट है, आप गारंटी कार्ड में ये बताए थे कि व्हाइट कार्ड होल्डर को देंगे हम। नहीं, इसको लेकर आप कंफ्यूज कंफ्यूज करे, लोगों को धोखा दिए। पसमानदों को जो आप पसमानदा नहीं लिखे, अगर जो बता दीजिए, गरीब मैं है- आजकल कांग्रेस ज्वाइन करता हूं, अगर पसमानदा लिखे तो आप देखिए, आप बोले आइए- हर आइए शख्स को आपका- 200 यूनिट फ्री, आइए, आप बोले हर औरत को 2500 रुपए, जी वो अब आने वाला है। कब? अब आ रहा है, ये इलेक्शन खत्म, वोट अभी- खत्म होते आ रहा हूँ। वो 2500 अरे, देंगे, अरे, उसके अरे, बाद अरे, बता अरे, दिए हर जी, शख्स 200 यूनिट बिजली 200 फ्री का यूनिट बिजली फ्री, वादा 200 था। यूनिट का शुरू हो गया। हमने आपको आप क्या बोल रहे हैं, अगर लेकिन आप व्हाइट पहले कार्ड बोलते होल्डर तो को आगे बताता था। व्हाइट कार्ड होल्डर को आप बता रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल। व्हाइट कार्ड को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। जी हाँ। गैस किसको फिरासत देंगे? बाकरी साहब। व्हाइट कार्ड को देंगे। बिल्कुल। आ रहा हूं मैं आप दोनों के पास। फिरासत बाकरी साहब, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या वाकई ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है या वाकई कुछ डेवलपमेंट का भी मुद्दा है? क्योंकि आपके भी अगर हम देखें घोषणा पत्र जो है उसमें कहीं ना कहीं रोजगार का कोई वो नहीं है। कांग्रेस ने कम से कम 30 लाख का इस बार कहा है, आपकी तरफ से 2 करोड़ के लिए कहा गया था, वो पूरे नहीं हुए। तो किस तरह से नौजवानों के लिए कोई नई स्कीम की तरफ का ऐलान नहीं किया गया? मनीष भाई जी एक दफा मैं आपको पूछता हूँ, तो हमारे पास का जो रिलीज था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नड्डा ने जो रिलीज किया देखता हूँ, एक दफा गो थ्रो होइए, उसको पता चल जाएगा। और जो काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काम कर रही है, सिर्फ हम काम करें डेवलपमेंट करके विदाउट कास्ट एंड क्रेडिट, कोई मजहब के ऊपर नहीं काम कर रहा। जो रोड एनआरसी फौरी लागू करेंगे, आपके मैनिफेस्टो का एनआरसी फौरी लागू करेंगे, मुसलमानों को अरेस्ट करके डालेंगे, पाकिस्तान में जाने की कोशिश करेंगे, ये सारे चीजें भी आपके मुद्दे में होंगे ना? ये मैनिफेस्टो है आपका? आएगा, आएगा, मैं बिल्कुल आएगा।
मैं ये बता रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हैं आप? देख लीजिए, सुनिए लोगों, नाजरीन सुन लीजिए, नाज़रीन, ये बता रहे नाजरीन, कि ये सुन लीजिए बात, फिरासत साहब की बात सुन लीजिए नाजरीन, क्या NRC और फिर आए? उसके बीजेपी को वोट देने से पहले सोच लीजिए। जी हम अल्लाह से जी, हम भी अल्लाह से डरने वाले हैं फिरासत भाई, फिर हम वो भी तो अल्लाह कोई से बात डरने। नहीं। तो फिर ये किस तरह से सिर्फ ये मजहबी हम तो- बुनियादों पे सुनो जो साहब, खेल खेला जा रहा, फिरासत साहब, मसाजिद को फिरासत मंदिरों में साहब, तब्दील करके हम- मसाजिद को मंदिर है बोल के सुनो ये आप- खेल है। सुनिए। दूसरा भी 2 करोड़ कहाँ गए भाई नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां क्यों जो- नहीं दिए भाई? 2 करोड़ नौकरियां concept क्यों दिए? है- जीडीपी कहाँ चलेगा? किधर से किधर चलेगा? हमारे जो- आज बांग्लादेश से नीचे चले गए फिरासत भाई, बांग्लादेश से नीचे चले गए हम। उस्मान साहब जवाब देने दें फिरासत साहब को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। फिरासत साहब, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर आज तक हम पूरे 100% खरे उतरे हैं और आने वाले 5 साल की बीजेपी की सरकार रहेगी। अब की बार मोदी बार, अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये 4 जून को हम बता लेकिन देंगे। इस 400 पार में नौजवान हैं क्या फिरासत बागरी साहब? फिरासत भाई, अब के बार तड़ी पार सुनो, अब के बार 400 पार नहीं, अब के बार तड़ी पार सुनो, अब के बार बीजेपी तड़ी पार, ये नारा है वो। लेकिन इनायत साहब, आप भी तो अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। एक ज्यादातर पार्टियां या तो इंडिया गठबंधन में है या एनडीए गठबंधन में है, आपने अभी तक किसी से गठबंधन नहीं किया। अगर आप वो वाकई किंग मेकर वाली भूमिका में आते हैं, उस किरदार में आप पहुंचते हैं, तो किसको आप सपोर्ट हम करेंगे? ये बता रहे ना आपको, हम किसी भी मोनित हाल भाई, सियासी तौर आ रहा हूं पर, फिरासत बागरी साहब, आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। जी, सियासी तौर के ऊपर हम जो उन्होंने बोली ममता बनर्जी है, आपका अपने पूरे जवाब समझ नहीं आया, दोबारा से बताएं एक बार। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन चुनाव वो अकेले चुनाव अकेले लड़ेंगे। जी, तो ऐसे क्या ही मतलब? पंजाब में भगवंत मान ने भी यही बात कही है। नहीं, काफी लोग बोल रहे हैं भाई, जीतने के बाद नहीं, आपकी ताकत आप आजमाइए, हमारी ताकत हम आजमाते हैं, बाद में जीतने के बाद मुलाकात करेंगे। जैसे नहीं, बीजेपी भाई, आप बीजेपी जिस तरह से केजरीवाल से डर के अंदर डाल के इलेक्शन लड़ रही है, सुनो, आप शेर को बंद करके लड़ने की कोशिश की गई, उसी तरह से कोशिश कर रहे। बीजेपी इस टाइम घबराई हुई है, ये बात तय है। मगर ये बात बोलना है कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर मुसलमानों को एक साथ कांग्रेस, बीजेपी या बीआरएस या ममता जी सारे के सारे एक तरफा एक कोने में करे हैं, ये बुरा है। मैं बोलना हर सियासी जमात से बोल रहा हूं, हमको क्या वोट डालने वाला ही समझे क्या हमारा हक नहीं है हिंदुस्तान में? और हम जब ठहरते हैं तो हिंदू भाई हमको वोट नहीं देता, हिंदू भाई को वोट हम देना, ये हमारी जिम्मेदारी। हमारे को दूसरा शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे बाज रहना चाहिए। हमें अपनी दिशा तय करना है, और ये एनआरसी से हम डरेंगे नहीं, अल्लाह से डरने वाले हम लोग। लेकिन एनआरसी बोले तो फिरासत बागरी साहब, और एक पाकिस्तान बनाना पड़ता 30 करोड़ लोगों को रखने के लिए। फिरासत बागरी साहब, एक सवाल तो बनता है ना कि इंडिया इत्तेहाद के साथ है कि नहीं है, वो एक बड़ा सवाल नहीं है। आपको तो 400 पार पर भरोसा होना चाहिए ना, कम से कम। 100% अब की बार 400 पार हमारा नारा अब की है। बार तड़ी पार, खरगोश का ख्वाब है भाई ये। सुनो, अब ये की बार होने का ही नहीं है। ऑलरेडी पहले फेज में हार मान लिए, पहला फेज ही इंडिया जो है ना गठबंधन फिरासत- आगे चल रहा है, सबको मालूम है। लेकिन मेरा एक सवाल है फिरासत बागरी साहब से। फिरासत बागरी साहब, अगर आप इतने क्लियर हैं कि 400 पार आपके जा रहे हैं, तो फिर इंडिया इत्तेहाद एक साथ है या नहीं है? ये अलग अलग पार्टी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इससे इतनी ज्यादा टेंशन क्यों है? मैं उस्मान अल हज साहब ने सवाल करना चाह रहा हूं, फर्स्ट फेज के कितने सीटों में इलेक्शन हुआ और क्या आपके पास आउटकम है, बताइए। भाई 104 सीटों पे तकरीबन इलेक्शन हुआ। 102 सीट 102 सीटों पर, जी। 102 सीटों पे जी। हुआ, 102 सीटों पे हुआ। और आप उसमें खुद क्या देख लीजिए अवाम का रुझान है, अवाम खुद बोल रही है। और ये भी दिख रहा है उन्हें जो है ना, वहां कुल ईवीएम के खिलाफ सारे लोग हर आदमी बोल रहा, आप बटन दबा रहे हैं वहां पे बीजेपी को जा रहा, फूल पे जा रहा। ये क्या है ये? अरे हटाओ ना भाई, दम है तो ओपन सारी दुनिया में बैलेट उस्मान साहब देखिए, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, फिर से आपने वही ईवीएम वाली बात करनी शुरू कर दी। ईवीएम पे वीडियो लेके बता रहे हैं लोग, वीडियो लेके बता रहे हैं। नितिन गडकरी की निकल रही है वहां पे चिट्ठी। और जनवर साहब जी, 3 जून 2024 तक कौन कौन क्या बोलता है, कौन टीवी क्या बोलता है, क्या बटन दबाए तो क्या होता है, मत देखिए। 2024 4 जून को हम बताएंगे आप बार 400 पार, पिछली बार नरेंद्र मोदी। लेकिन वो नितिन गडकरी के हल्के में जो बात आप कह रहे थे, वहां पे वोट नहीं पड़ा, सिर्फ स्लिप वो निकल कर बाहर आई थी। हाँ भाई, स्लिप उन्हें कौन दे रहा है, निकाल के कौन दे रहा है वहां पे? जी, निकाल के कौन दे रहा है, देखिए ना एक आध जगह पे
नहीं, लेकिन अच्छा, एक आध जगह पे लेकिन जो क्या उसे जाम अट गया, वोट में वहाँ काउंट पकड़ा- किया जाएगा, ये भी तो जहाँ नहीं सवाल है घटा, ना। मैंने साफ शफाफ किए थे। हाँ, क्या जो भी कार्रवाई करना है टेक्निकल एरर जो है उसको रेक्टिफाई करेगा, अगर जरूरत दोबारा क्या फरासत बाकरी साहब, तो उसे वोट काउंट किया जाए कि नहीं किया जाए? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टेक्निकल जो इश्यूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक केयर करेगा, बोलना चाह रहा हूँ। फिर इसका मतलब अगर इस तरीके से वोटिंग होगी, स्लिप सिर्फ निकल के आ जाएगी, वोट नहीं पड़ेगा, तो उसे किस तरीके से काउंट करेंगे आप? वो तो अभी नोटिस में जो आया है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना मोदी साहब। अपोजिशन तो इलेक्शन कमीशन को आपकी ही भी टीम बता रहा है, फिर इस तरह के अगर सवाल उठेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजें आएंगी ना। और आपका नारा तो है 400 पार का, लेकिन फिर आपको ज्यादा टेंशन है कि ममता बनर्जी साथ हैं कि नहीं साथ हैं, भगवंत मान साथ हैं कि नहीं साथ हैं। डी टीम बताते, आप लोगों का काम करना है, बताइए, हम 4 बताएंगे क्या करना। ठीक है, देखेंगे वो तो अवाम इंशाल्लाह अल्लाह जो फैसला करेगा सबके सामने आ जाएगा। मैं एक सवाल फिरासत बाकरी साहब फैसला करेंगे, आप इलेक्शन के रिजल्ट के दिन भी हम बैठेंगे भाई, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे। आपके साथ बैठने लेकिन 400 पार सिर्फ नारा है या इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है? क्योंकि आपने हर बार जो है जितने भी अभी तक विधानसभा के चुनाव देखे गए उसमें जो है आपने बड़े बड़े नारे लगाए, लेकिन बाद में वो कुछ भी फेल साबित हुए। स्टेट असेंबली इलेक्शन डिफरेंट है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे पास मोदी फैक्टर है पूरे पैन इंडिया लेवल पे, हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। बस हो गया भाई, पूरे अवाम बस बोल दे रही है, अब बस बोल दे रही है। उस्मान राजी साहब जी, अब अवाम 400 पार के नारे को आप कैसे देखते हैं? वाकई ये इसके पीछे कोई लॉजिक है? 15 लाख का जो नारा था, जी 2 करोड़ का जो वादा था, अब 400 पार का जो बोल रहे हैं, अब आपको इलेक्शन का रिजल्ट सब बता देगा। अवाम जो है ना, सारी अवाम आज बिफर गई है इनके झूठे वादों से, धोखेदही से, और सिर्फ अगर कोई चीज हो रही है तो जुल्म, भय, डर के खौफ में, डर के माहौल में, जहां अगर खिलाफ जाते ईडी चले आ रही, जहां जो भी जा रहा ईडी। अच्छा, जैसा इनके पास चले गए तो इनका एक वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल के घुमा के निकाल के उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट उसको मिल जाती, चाहे वो कितना भी वो भ्रष्ट हो, चाहे जितना भी। आपके सामने है ना फिरासत भाई। ठीक है, चलाइए आप लोग। नहीं, अरे बिल्कुल आइए, आ रहे हैं अब हम, अब आप आ रहे हैं, अब आप इंशाल्लाह नई सरकार बन रही, और राहुल गांधी हमारे जो सारे लोगों के आज दिल की धड़कन है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमारा ईखान और यकीन है पब्लिक बाकरी साहब, ये वाला वॉशिंग मशीन का ऑफर आपको नहीं आया क्या? ये वॉशिंग मशीन वाला ऑफर आपको नहीं आया क्या? देखो आप, ये कभी तो जेल में है सर, ये सारे लोगों के पास अभी जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस का जहन बना हुआ है, इसी के डर को तो हमारे सीएम साहब, हमारे स्टेट के सीएम बोल रहे हैं आप मेरे बड़े भाई है, वो हाल हमारे साथ मत करो बोले से। वो वॉशिंग मशीन अगर तेलंगाना लेवल पे बात करें, कांग्रेस के पास भी दिखाई दी, क्योंकि आपके भी सारे लीडर कांग्रेस में लगातार आ रहे हैं। ये अमल का रद्द-ए-अमल है, ये अमल का रद्द-ए-अमल है। 2018 में हम लिए थे, इसीलिए हम उसका आपके लोग आ गए, आपके जो थे बदला लेने के लिए हम आपको अब ले लिए, अमल का रद्द-ए-अमल बोले तो मैंने कि आप उसके साथ हम भी, आप जो हमारे साथ करें हम वही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी से डर के ही हमारे सीएम साहब बोले कि आप मेरे बड़े भाई है और मेरे को गुजरात बनाने का मौका दीजिए। लेकिन उस्मान साहब, सवाल तो उठना चाहिए ना। ठीक है, आप जो है बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि जितने भी भ्रष्ट हैं, जितने भी ये लोग हैं, सब इधर आके एकदम पाक साफ हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। इधर तेलंगाना में आपने यही किया ना, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं बीआरएस के, वो सीधे आपने उनको डायरेक्ट एंट्री दी और बड़े बड़े पदों पर रखा उनको। अरे भाई, निजामाबाद सिकंदराबाद एमएलए एक जमीन पे कब्जा कर रहा है, वो उसकी इंक्वायरी हुई, एफआईआर हुआ, दूसरे दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। केस खत्म। जो गलत है वो गलत है, कितनों पे एफआईआर नहीं है बताइए, कितनों पे यहाँ पर हम जो गलत है एफआईआर हो जाना कार्रवाई करने की गारंटी नहीं है ना। आप लेके उसको एमपी टिकट देना वो बड़ी बात है, एमएलए की जगह उसको प्रमोशन के बाद एमपी टिकट दिया गया, तो मतलब ये है कि हमारे पास आने का वही वॉशिंग मशीन छोटा खरीद के लाके तेलंगाना में भी रख लिए, हम भी धोते जा रहे हैं। आपका मशीन है, वो आपका मशीन है भाई, आप जो इस्तेमाल करे वो उसका इसका मतलब सीएम साहब से
लेकिन शुरुआत आप ही ने की थी तेलंगाना में, क्या बोल रहा हूं? कांग्रेस को पूरी कांग्रेस को आपने गायब कर दिया था। आप लोग आप हमारे पास जब तेलंगाना आया था एक नई रियासत थी, नई रियासत को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोग यूनाइटेड के नाम के ऊपर आए। अच्छा ठीक है, क्योंकि 10 साल का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं आप तेलंगाना का, उसकी यही है कि उसमें सारे लोग ताउन करें, तभी जाके ये हुआ। आज की डेट के अंदर जो वायदे, कभी केसीआर ने नहीं कहा था कि मैं वजीफा इतना कर डालूंगा और लाइट 24 घंटे दे डालूंगा, ये हमारे कोई मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन करके दिखाया, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब क्योंकि वक्त की कमी है, ये वक्त, इसीलिए मैं कहता हूं नेशनल लेवल के ऊपर राहुल जी जो इतने वायदे कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप उतने ही वायदे करो जो कर सकते। सिर्फ यहाँ पे जिस तरह मुसलमानों के 420 दे दिए और दूसरों गारंटी कार्ड दे डाले, ये जो काम नहीं कर सकते आप, बराए मेहरबानी वो मत बोलो। और मुसलमान बराए मेहरबानी पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम राव रेड्डी कम्मा ब्राह्मण या ST SC BC को वोट देते हैं तो हम खुशी खुशी जाके वोट देते हैं। जब हमारे को वोट देने की बारी आई तो वो हमको वोट नहीं दे रहे, हमारे साथ तासुब किया जा रहा। ये इसलिए इत्तेहाद की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब यूनाइट रह के, यानी फिरका परस्तों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ वोट यूनाइटेड मिलकर देना चाहिए। हम भी उसमें बिल्कुल सही है, हम आपकी बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि हम लोग। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं फिरासत भाई से गुजारिश करता हूं अदबन कि आप वो हैदराबाद की जो कैंडिडेट है, उन्होंने कभी बोल रहे हैं मर्द है, कभी बोल रहे हैं औरत नहीं हूं, कभी बोल रहे हैं औरत नहीं हूं, और उठ पटांग के जो बातें कर रहे हैं, इस तरह से माहौल को खराब करने के, ओल्ड सिटी से मुसलमानों को निकालने की बातें कर रहे हैं। लगाम दीजिए। अवाम जो है ना, पहले ही आपको मालूम, आप जैसे चंद लोग हैं बीजेपी में, आप जैसे चंद लोग हैं, फिर मजबूरन आपको भी निकल जाना पड़ेगा। आप देखिए इस तरह से बयानबाजी होना बेहतर है क्या? ये इंसानी इक़दार के मुनाफी है या नहीं है? मैं समझता हूँ वही एक्शन लेने के वास्ते दिल्ली में है। मेरे पास अब क्योंकि वक्त की कमी है, इसीलिए एक सवाल मैं आप तीनों से ही करना चाहूंगा, क्योंकि अब वाकई सारी पार्टियां जो हैं बड़े बड़े दावे कर रही हैं। इनायत साहब, कितने सीटों पे कम से कम आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं? हम मतलब ना, जो जिस तरह से हम साबिक़ा में 7 से 8 सीटें हमारे पास थी जी, हम उसी का दावा कर रहे हैं। हमारी ये बड़ी बड़ी 17 में से 17 आ जाएंगे, ये बात नहीं है कि हमारे पास साबिक़ा में जो लेंगे 7 से 8 सीट थी, हम उसी के ऊपर सख्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बढ़ने के मौके की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमें पूरा यकीन है कि हमें अच्छी सीटें मिलेंगी। और हम साथ ही साथ ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये तेलंगाना के डेवलपमेंट के अंदर जो आवाम के अंदर जो हमारा भरोसा जो था उसको बहाल करने की कोशिश करें। और हम खते तौर पे नहीं चाहते कि किसी भी आदमी को, मैं पूरे तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान तमाम के मुसलमानों से मेरी एक दर्दमंदाना अपील है कि हम किसी के बीजेपी के डर या कांग्रेस का डर या एरिया के डर में ना जाए और आप अपना दिशा तय करें। ठीक है उस्मान साहब, बस बहुत शॉर्ट में, कितनी सीटों की कम से कम? इंशाल्लाह 12 से 14। हैदराबाद भी उसमें शामिल है? हैदराबाद तो आप कल मालूम होगा ना आपको, वो तो सस्पेंस है, जल्दी ऐलान हो जाएगा, मतलब कोई। ठीक है, फिरासत बागरी साहब जी, अब की बार 400 पार का तेलंगाना में मैंने लॉजिक पूछा था उसमें। ठीक है फिरासत, ठीक है। अब और 6 फेज रह गए हैं, उसके बाद में हम सभी यहाँ पर बैठेंगे और रिजल्ट को लेकर भी चर्चा करेंगे, और आप सब, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इनायत साहब, फिरासत साहब और उस्मान अल-हाजरी साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सेकंड फेज के बाद कहीं ना कहीं तस्वीरें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वो क्या क्लैरिटी होगी, उन आगे चीज़ें कितनी जो हैं इलेक्शन में प्रभाव डालेंगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज के बाद में, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हैदराबाद में भी इलेक्शन है, हैदराबाद में किस तरह की वोटिंग होगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त, बन रही मुंसिफ टीवी के साथ।